नमस्कार विद्यार्थियों, हमने जो ये रीड क्रैश कोर्स शुरू किया है उसके अंतर्गत हम आपको 3 वीडियो डाल चुके हैं। अब आज हम आपको रीड लेवल 2017 का हिंदी भाषा द्वितीय का पेपर करवाने जा रहे हैं। तो अब हम इस पेपर को शुरू करते हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। हमारा पहला प्रश्न देखो, इसमें कुल 30 प्रश्न आएंगे आपके। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो एक अपठित पद्यांश से आया है। अपठित पद्यांश यानी जो आपका पढ़ा हुआ पद्यांश नहीं है। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के आपको उत्तर देने हैं। मैं आपको पद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ। ये कविता के रूप में है। मैं जीवन का भीषण दुर्दम, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, मैं वह गौरव गान लिए हूँ। मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिए हूँ। देखो, ये एक ओज गुण से परिपूर्ण, एक वीरता पूर्वक लिखी हुई किसी कवि की कविता है। इस कविता के बारे में हमारे पास यहाँ कुल 8 प्रश्न है, 5 प्रश्न हैं। हम उन 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, ऊपर के 2 चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति है। यानी ऊपर के 2 चरण है, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए। इन 4 लाइनों में से यानी कि इन दोनों चरणों में से हमको नाद सौंदर्य की उपस्थिति को ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले आपको नाद सौंदर्य बता देती हूँ कि नाद सौंदर्य क्या होता है। देखो, कविता में जो छंद होते हैं, छंदों में जो मात्राएं होती है, उन मात्राओं से लय बैठती है। क्या बैठती है? लय बैठती है। जैसे मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर, दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ। तो देखो, इसमें एक लय बैठ रही है, ये एक छंद है। क्या है ये? छंद है। तो कविता में छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद में लय, तुक, गति और प्रवाह का सही समावेश होने के कारण ही नाद सौंदर्य पैदा होता है। नाद सौंदर्य का मतलब एक झंकार सी पैदा होती है, जो आगे और पीछे दोनों तीनों लाइनों में आपस में एक तालमेल बैठाती है। नाद सौंदर्य की ध्वनि, नाद सौंदर्य को हम एक ध्वनि चित्र भी कह सकते हैं। यानी ऐसा ध्वनि चित्र जो हमारे बिल्कुल दिलो दिमाग पर फिट बैठ जाता है कि कविता सुनने के साथ ही हमारे मानस पटल पर चित्र की भांति वह अंकित हो जाता है और वह नाद सौंदर्य कहलाता है। तो वर्णों की जो बार बार आवृत्ति होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से कविता में नाद सौंदर्य का समावेश होता है। देखो, आपको समझ में आ गया होगा जो पीछे की मैंने लाइनें बोली है कि वर्णों की जब बार बार आवृत्ति होती है या विभिन्न अर्थ वाले यानी अलग अलग अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग करने से कविता में नाद सौंदर्य का समावेश हो जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि ऊपर के दोनों चरणों में नाद सौंदर्य की उपस्थिति किसमें हो रही है? कौन कौन से 2 शब्द है? एक तो जीवन और एक स्वर्णिम। ये जो 2 शब्द है, क्या इनके कारण नाद सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है या मैं और हूँ शब्दों के कारण हो रही है? देखो, इसमें दुर्दम और प्रलयंकर जो 2 शब्द है, इनके कारण नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। देखो, आप अच्छे से देखो, मैं जीवन का भीषण दुर्दम। अब दुर्दम के बाद में आप देखो, दुर्दम से मिलता जुलता शब्द कौन सा आया है? प्रलयंकर तूफान लिए, मैं स्वर्णिम, मैं स्वर्णिम अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए। तो इसमें देखो आप, दुर्दम और जो प्रलयंकर शब्द है, इन दोनों शब्दों के कारण नाद सौंदर्य की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है हमारा कि कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है? अब देखो, कवि ने जो काव्यांश है उसमें कौन से गुण का प्रयोग किया है? ओज गुण का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया है, प्राची गुण का प्रयोग किया है या सुदर्शन गुण का प्रयोग किया है? देखो, काव्यांश में जो आंतरिक सौंदर्य तथा रस का जो प्रभाव होता है वो इन गुणों के कारण ही होता है। काव्यांश में जो आंतरिक सौंदर्य आता है और जो रस का प्रभाव आता है वो इन गुणों के कारण ही आता है। और हमारे वैसे तो 10 गुण बताए गए हैं काव्यांश में, लेकिन प्रमुख हमारे 3 गुण हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो कवि ने, जो हम कविता आप ऊपर देख रहे हो, इस कविता में ओज गुण का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो कवि है
वो जो कवि है वो अपनी वीरता का बखान कर रहा है, वो अपनी वीरता के बारे में बता रहा है कि अरे मुझे मृत्यु भय, मुझे कहाँ से मृत्यु का भय है, अरे हथेली पर मैं अपनी जान ले हूँ, मैं अपनी जो जान है वो हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ। ये एक मुहावरा भी है कि हथेली पर जान लिए फिरना, यानी कि यहाँ ओज गुण का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि गौरव गान क्यों कर रहा है? कवि गौरव गान इसलिए कर रहा है शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु, अपना दिल बहलाने हेतु, नर्तन करने हेतु, या ईश्वर को प्रश्न करने हेतु। तो साफ पता चल रहा है कविता को पढ़ने से कि कवि है जो शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने के लिए अपना गुणगान, अपना गौरव गान कर रहा है। काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है। काव्यांश की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं उनमें कवि की भावना प्रकट होती है, कायरता की, बहादुरी की, प्यार की या पलायन की। देखो, जब ओज गुण से परिपूर्ण कविता है, जब कविता खुद ही ओज गुण से परिपूर्ण है, पढ़ने में ही हमको आ रहा है कि कविता में ओज गुण है, तो किसकी भावना प्रकट हो रही है इसमें? बहादुरी की भावना प्रकट हो रही है। अगला प्रश्न है, कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए हुए हैं? कवि दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए हुए हैं? भाग जाने का, वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। आत्मसमर्पण करने का, तो कवि क्या है? बहादुर है, तो वो आत्मसमर्पण करने का भी यहाँ कोई सवाल नहीं है। पुष्प देने का, ये कोई एक वैसी कविता नहीं है जो कोई माधुर्य गुण से परिपूर्ण कविता हो, ये ओज गुण से परिपूर्ण कविता है और कवि इसमें जान हथेली पर लिए हुए है। तो कवि दिल में मर मिटने का स्वर्णिम अरमान लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुहावरा नहीं है। देखो, निम्न में से मुहावरा कौन सा नहीं है? नंबर 1, अंग लगना। अंग लगना मुहावरा है और इसका अर्थ होता है, अंग लगने का अर्थ होता है ताकत देना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना ये भी एक मुहावरा है। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में किसी को बुरा भला कहना। चौथा है हमारे यहाँ अंग अंग फड़कना। अंग अंग फड़कने का मतलब होता है मानव शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रवेश होना। क्योंकि यहाँ कवि कह रहा है ना कि उसका अंग अंग फड़क रहा है, तो इसका मतलब मानव शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रयोग हो रहा है। तो अंग लगना, अंग लगाना, अंगारे उगलना और अंग अंग फड़कना, ये तीनों मुहावरे हैं। लेकिन अंत भला तो सब भला, यानी अंत में सब चीज अच्छी हो गई तो चाहे पहले पुराना कितना भी बुरा हुआ वो सब अच्छा लगने लग जाता है। अब हम फिल्म देखते हैं ना, फिल्म का जब एंड अच्छा हो जाता है तो लगता है भाई बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बीच में उसमें क्या हुआ था, क्या बुरा हुआ, वो सब भला लगने लग जाता है। तो अंत भला तो सब भला एक लोकोक्ति है, यह एक मुहावरा नहीं है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। देखो, उद्देश्य जो ये वाक्य है, इस वाक्यांश में दो चीज है, एक तो विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है। देखो, वाक्य के दो विस्तार होते हैं, एक तो होता है विधेय और दूसरा होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या चीज होती है, पहले हम ये से देख लेते हैं। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के संबंध में, यानी उद्देश्य मेन होता है, उसके संबंध में जो कुछ कहा जाता है वही विधेय होता है। और विधेय क्या होता है? सॉरी, ये विधेय है। विधेय है जो उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। और उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जो व्यक्तियों के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है, व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। तो इसमें प्रश्न है हमारा, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं। तो उद्देश्य का विस्तार क्या है? उद्देश्य क्या है? दुष्ट लड़के। क्या है उद्देश्य? दुष्ट। उद्देश्य क्या है? दुष्ट। और इसका विधेय क्या है? लड़के। कौन मचा रहा है उधम? लड़के। और उधम क्या है? उधम कर्म है और मचाते क्रियाएं। तो हम वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार करने के लिए इसका जो उद्देश्य है वो है दुष्ट, लड़के हैं जो है विधेय, और उधम है जो कर्म है और मचाते हैं वो क्रिया है। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बहुत साधारण सा प्रश्न है कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए। तो ये संदेहवाचक है। क्या है संदेह? क्या पता रोशनी गुल हो सकती भी है और गुल नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या है? संदेहवाचक
वाक्य है, लेकिन मैं आपको संकेतवाचक वाक्य के बारे में भी बता देती हूँ। जिस वाक्य में संकेत या शर्त होती है, जिस वाक्य में कहीं संकेत हो या शर्त हो, वह संकेतवाचक होता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता, यानी एक संकेत है कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता, ये संकेतवाचक है। अगला है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक वह होता है जिसमें किसी बात का होना पाया जाए। विधानवाचक क्या होता है? जिसमें किसी बात का होना पाया जाए कि ये काम हुआ है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी कि काम हो रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगला है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक जिस वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद सूचित होता हो, जिस वाक्य से इच्छा या आशीर्वाद सूचित होता हो, वो इच्छा बोधक वाक्य होते हैं। और उनमें जैसे इसका अपन एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है कि तुम सुखी रहो या सब लोग सुखी रहे। और संदेहवाचक जिसमें कुछ संदेह हमको प्रकट होता हो, जैसे शायद। शायद जो शब्द है वो संदेहवाचक वाक्यांश का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, वाक्यों में से ऐसे शब्दों को छोड़ देना चाहिए जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, वह कहलाता है। देखो, वाक्य में ऐसे शब्दों को छोड़ देना चाहिए कि जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में कोई बाधा नहीं पड़ती। वो शब्द कौन से होते हैं? अर्थांतर। अर्थांतर वो शब्द नहीं हो सकते क्योंकि वो अर्थों में अंतर बताते हैं। कल्पनातीत, जिन पढ़ते वक्त, वाक्य को पढ़ते वक्त हम जिन शब्दों को कल्पना के रूप में काम में लेते हैं उनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, और वाक्यार्थ को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो अध्याहार शब्द होते हैं उनको यदि हम प्रसंग के बीच में से निकाल दें तो हमको वाक्य को समझने में कोई बाधा नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? देखो, अव्यय का कौन सा भेद इसमें नहीं है? अव्यय के कितने भेद होते हैं और कौन सा भेद अव्यय का इसमें नहीं है? पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे है विसर्ग बोधक अव्यय, तो ये विसर्ग बोधक अव्यय न होकर विस्मय बोधक अव्यय होता है। ये विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता है, ये होता है विस्मय बोधक अव्यय। तो मैं आपको एक बार अव्यय के बारे में बता देती हूँ। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जिस शब्द से लिंग, वचन, कारक आदि के कारण यदि रूप परिवर्तित नहीं होता है तो ऐसे अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। जो शब्द क्रिया का, जो अव्यय शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे सीता धीरे धीरे चल रही है, क्या हम धीरे धीरे शब्द को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। धीरे धीरे शब्द तो धीरे धीरे रहेगा। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा, दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं और उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक सीता के पास है, तो क्या संबंध हुआ कि तुम्हारी जो पुस्तक है वो किसके पास है? सीता के पास है। तो यह पास जो शब्द है वो संबंध बोधक अवयव है। तीसरा होता है हमारा, देखो, संबंध बोधक शब्द के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का भी यहाँ ज्ञान होता है। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि, जिसको विसर्ग बोधक अव्यय लिख रखा है, यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अवयव शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, वह विस्मय बोधक अवयव कहलाता है। जैसे एक इसका हम उदाहरण देते हैं, वाह तुम तो छिपे हुए रुस्तम निकले, अरे तुमने ये क्या अनर्थ कर डाला। तो ये सारे विस्मय बोधक अव्यय। अगला आता है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अवयव दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे राम और श्याम खेलने जाते हैं, तो इसमें जो और है, जो योजक है और है, वो समुच्चय बोधक अवयव है। जैसे मैं पत्र लिखता परंतु मेरे पास पेन नहीं था, तो यहाँ क्या हुआ? परंतु जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अवयव है। तो निम्न में से विसर्ग बोधक अव्यय है, यह जो है अव्यय के भेदों से असंगत है, इसकी जगह विस्मय बोधक अव्यय आएगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। देखो, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर यदि हम
शब्दार्थ कथन प्रणाली करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए अगर हम बच्चों को कुछ समझाएंगे तो छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। प्रश्नोत्तर करेंगे या खंडान्वय प्रणाली को अपनाएंगे तो भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और व्याख्या प्रणाली तो बच्चों को बहुत ही बोर करेगी, परेशान करने वाली होगी। तो गीत और नाट्य प्रणाली के माध्यम से, इसका सही उत्तर है गीत और नाट्य प्रणाली। इसके माध्यम से नाटक करके, गीत गा करके हम कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कौशल क्या है? देखो, भाषा कौशल क्या है, पहले हम मैं इसको भाषा कौशल बता देती हूँ आपको ये क्या है। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने हेतु या संप्रेषण स्थापित करने हेतु वह बोलकर या लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। देखो, बोलकर या लिखकर तो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही भाषा कौशल कहा जाता है। यानी बोलकर या लिखकर अपनी अभिव्यक्ति करना और दूसरे के विचारों को पढ़कर या सुनकर के ग्रहण करना, ये भाषा कौशल कहा जाता है। इसे भाषा कौशल कहा जाता है। तो भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल शिक्षण कराना भाषा कौशल नहीं है। केवल शिक्षण कराना या पढ़ाना, भाषा में कुशलता लाना नहीं है। अधिगम कराना यानी कोई चीज उनको याद कराना, उनको सिखाना, ये भी भाषा कौशल नहीं है। अनुदेशन करना तो बिल्कुल भाषा कौशल नहीं है। लेकिन दक्षता प्राप्त करना पढ़ने में, पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना, लिखकर किसी के विचारों को, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, या पढ़कर या सुनकर दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, ये भाषा कौशल है। तो भाषा कौशल का बिल्कुल सही उत्तर है दक्षता प्राप्त करना। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। मैंने कल भी जो वीडियो डाला है उसमें प्रोजेक्ट विधि के बारे में बतलाया है। तो प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि एक ही चीज है। तो प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो जीवन उपयोगी शिक्षा होती है। यानी वो जीवन भर हमारे साथ चलती है, क्योंकि वो हमारे खुद के द्वारा की गई होती है। हम खुद अध्यापक के मार्गदर्शन में बच्चा इस शिक्षा को प्राप्त करता है। तो मैं आपको प्रोजेक्ट विधि के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। देखो, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1900 में सर्वप्रथम रिचर्डसन महोदय ने किया था और सन 1908 में स्टीवेंसन महोदय ने भी इसका प्रयोग किया था। इस विधि में क्या करता है, बालक अपनी समस्या का हल होता है जो अपनी योजना के अनुसार खुद ढूंढता है। किसके मार्गदर्शन में? अध्यापक के मार्गदर्शन में। हालांकि भाषा शिक्षण की दृष्टि से प्रोजेक्ट विधि इतनी उपयोगी नहीं है, परंतु अन्य विषयों के लिए यह वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति समझी जाती है। तो प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो जीवन उपयोगी शिक्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। देखो, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हो, आपने जब बीएसटीसी की होगी या आपने बीएड की होगी, तो हम एक पाठ्य योजना का प्लान करते हैं, बनाते हैं पाठ्य योजना। वो पाठ्य योजना में प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको पता है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम कोई नई चीज बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम कोई नई चीज, ऐसा तो है नहीं जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त है हम उसी को पुनः बता रहे हैं, ये नहीं होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान, बच्चे का पहले हम पूर्व ज्ञान, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं पूर्व ज्ञान के ऊपर, 4 या 5 प्रश्न पूछ करके फिर हम उससे संबंधित बच्चों को जो नया ज्ञान देते हैं वो प्रस्तावना होती है। यानी हम अपनी प्रस्तावना बताते हैं। तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कथन कराना नहीं होता है। प्रस्तुतिकरण करना भी प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है जो बच्चों ने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो हम उनको नवीन ज्ञान ग्रहण कराते हैं, तो नवीन ज्ञान को ग्रहण हेतु तत्पर करना, ये प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति जो हम बोल करके, जो हम अपनी बातों को, अपने शब्दों को बोल करके सामने वालों को समझा सके और अपनी अभिव्यक्ति दे सकें, तो मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है हमारी उच्चारण की शुद्धता। जब तक हमारा उच्चारण स्वयं का शुद्ध नहीं होगा तब तक हम सामने वाले को कुछ नहीं समझा सकेंगे। यदि हमारे उच्चारण में अशुद्धता होगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण गतिशीलता नहीं है। हम चाहे कितनी भी गतिशीलता से बोलते जाएं, कितने ही भाव प्रवाह में बोले, लेकिन यदि हमारे उच्चारण में अशुद्धता है
यदि हमारे उच्चारण में अशुद्धता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ग्राह्यता भी इसका आवश्यक गुण नहीं है। प्रभावोत्पादकता कब पैदा होगी? जब हमारे उच्चारण में शुद्धता होगी। जब तक हमारे उच्चारण में शुद्धता नहीं होगी, प्रभावोत्पादकता पैदा नहीं हो सकती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे आवश्यक गुण है उच्चारण की शुद्धता। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखो, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। किनसे मिलकर के बने होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे श क्षत्रिय, स षटकोण और श्रय, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। जो ये श्रय है, ये किस किस से मिला बनकर बना हुआ है? शंकर वाले इस स में जब हम हलंत लगा देते हैं, एक सेकंड में देखती हूँ अगर बनाकर बनता है तो, एक सेकंड। देखो, ये शंकर वाला हाँ, इसमें हलंत लगाते हैं जब हम, इसमें जब हम हलंत लगा देते हैं, एक तो ये प्लस रे, प्लस लगा करके यदि हम रे लिखते हैं, रे, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के श्रेय बनता है। शंकर वाला श जिसमें हमने हलंत लगाया, ये तो बड़ा, ये तो डिवाइस है, इस वजह से इसमें बड़ा बन रहा है। तो शंकर वाला श और रे मिलकर के क्या बनता है? श्रेय। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है श्रेय, ना कि बा, भा और श। बा, भा और श है जो अपने आप में पूर्ण व्यंजन है, जो ऐसे मिलकर के बने हैं, लेकिन श्रेय है जो शंकर वाले श और रे से मिलकर के बना है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। देखो, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। सीमित मूल्यांकन अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। आप इसको देखो, अलग अलग समझो। मूल्यांकन अलग चीज है और परीक्षा अलग चीज है। तो मूल्यांकन क्या है? सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या होता है? जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है, और जब से वो हमारे स्कूल में दाखिला लेता है, तब से हम उसका मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, और जब तक वो हमारे स्कूल छोड़ के जाता है, तब तक हम उसका मूल्यांकन करते ही रहते हैं। तो मूल्यांकन पठन पाठन की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है और ये सतत चलने वाली परीक्षा है। तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो परीक्षा से बहुत विस्तृत होता है। परीक्षा केवल एक संकलनात्मक प्रक्रिया है और मूल्यांकन बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किसमें नहीं होता है? देखो, उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसमें छात्रों की लिखित परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण क्या होती है? उपलब्धि परीक्षण में छात्रों की लिखित परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, इस तरीके की परीक्षाओं का श्रेणी विभाजन और शैक्षिक निर्देशन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में छात्रों की विभिन्न तरीके की जो परीक्षाएं होती है उनका श्रेणी शैक्षिक निर्देशन किया जाता है, लेकिन उसमें शिक्षक की कठिनाई का निदान नहीं होता है। तो उपलब्धि परीक्षण में वर्गीकरण भी किया जा सकता है, भाई किस किस तरीके की परीक्षा ली जाएगी, श्रेणी विभाजन भी किया जा सकता है और शैक्षिक निर्देशन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन शिक्षक की कठिनाई का निदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सात्मक अध्यापक को क्या कहा जाता है? देखो, जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि चिकित्सक होता है जो उपचार करता है। इसलिए चिकित्सात्मक अध्यापक को क्या कहा जाता है? उपचार। चिकित्सात्मक अध्यापक को उपचार कहा जाता है। निदान व उपचार इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो डायग्नोज नहीं करता है। चिकित्सात्मक अध्यापक होता है, जैसे जो चिकित्सात्मक अध्यापक होगा वो केवल इलाज करेगा। डायग्नोज कौन करेगा? डायग्नोज करने के लिए अलग से डॉक्टर होंगे और अलग से ही लैब बनी हुई होगी। उसी तरीके से इस तरीके के जो अध्यापक होते हैं, जो चिकित्सात्मक अध्यापक होते हैं, वो केवल बच्चों का उपचार करते हैं, यानी बच्चे कहाँ गलत है, बच्चे को क्या, किस तरीके का उनको शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उनको किस तरीके की दवा दी जाए या किस तरीके की शैक्षिक उपलब्धता उनको करवाई जाए, ताकि बच्चा आगे से आगे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ जाए। वो निदान नहीं करते। तो चिकित्सात्मक अध्यापक को कहा जाता है उपचार।
अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। ये बहुत सिंपल सी एक विषय वस्तु है। देखो, पाठ्य पुस्तक जब रचना होती है, जब किसी किताब को लिखा जाता है, किसी पुस्तक को लिखा जाता है, तो सबसे पहले उसमें विषय सामग्री का चयन किया जाता है, फिर उसका स्टैंडर्ड देखा जाता है, उसका स्त्रीकरण बनाया जाता है। शुरुआत के जो पाठ होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत थोड़े ईजी होते हैं, फिर थोड़ा धीरे 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 आगे जा करके वो थोड़े कठिन होते चले जाते हैं, और लास्ट में उसमें प्रस्तुतिकरण देखा जाता है कि पुस्तक में पाठों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार दिया गया है, स्त्रीकरण कैसा है। तो सबसे पहले विषय सामग्री का चयन किया जाएगा, फिर इनके स्तर का चयन किया जाएगा, फिर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। श्रव्य दृश्य यानी जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उस शिक्षा से हमारा तात्पर्य नहीं है शिक्षा को अधिक रोचक बनाना। श्रव्य दृश्य शिक्षा से हमारा तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम शिक्षा को अधिक रोचक नहीं बनाएं, हम शिक्षा को अधिक रोचक बनाते हैं, शिक्षा को स्थायी बनाते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री से, और श्रव्य दृश्य सामग्री ही शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाता है। तो ऊपर के तीनों पॉइंट्स कि श्रव्य दृश्य शिक्षा से शिक्षा अधिक रोचक बनती है, शिक्षा स्थायी बनती है, और शिक्षा अधिक प्रभावकारी बनती है, लेकिन श्रव्य दृश्य शिक्षा से शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना शिक्षा का तात्पर्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ये देखो, मैं आपको शुरू से बताती जा रही हूँ, परीक्षा और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बहुत अंतर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, और विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है, ये तीन विशेषता तो है ही, कि विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, और विद्यार्थी की संप्रति में सुधार करना। ये तीनों ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। लेकिन विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों पर जोर न देना, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों पर जोर देना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। ना देना और देना, ना शब्द लगते ही ये उस मूल्यांकन की विशेषता नहीं रह जाती, लेकिन ना शब्द हटते ही ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता बन जाता है। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य परीक्षण क्या कहलाता है? देखो, बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण में कोई असत्य और सत्य परीक्षण नहीं निकलता है, समरूप परीक्षण में भी सत्य और असत्य परीक्षण नहीं निकलता, और बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षा में सत्य और असत्य परीक्षण नहीं निकलता। केवल सत्य और असत्य, सत्य और केवल असत्य एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, यानी ऐसा प्रश्न जिसमें केवल एक ही उत्तर देना है हमको, ट्रू या फॉल्स आते हैं, जिनमें ट्रू या फॉल्स आते हैं, सत्य है का असत्य। एक बात मैंने बोली कि विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। आपको केवल इसका ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण जो होता है वो सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रंगमंच अभिनय विधि है। अगला प्रश्न है, रंगमंच अभिनय विधि है, यानी रंगमंच पर जो नाटक खेले जाते हैं वो गद्य की विधा है, पद्य की विधा है, नाटक की विधा है, या व्याकरण की विधा है। तो रंगमंच पर जो भी अभिनय किया जाता है वो नाटक की विधा होती है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित कक्ष नहीं है। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को और अपने मनोवेगों की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो भाषा क्या है? भाषा एक ज्ञान गम्य है, यानी कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन रहे हैं, और उसको अपने आप के अंदर आत्मसात कर रहे हैं कि हम कुछ समझ रहे हैं। तो भाषा क्या है? ज्ञान गम्य है। भाषा अभ्यास गम्य है, ये सही है, लेकिन कौशल से संबंधित नहीं है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, ये बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरणात्मक है, बिल्कुल सही है, भाषा का अनुकरण भी किया जा सकता है। हम अनुकरण वाचन में जब भाषा पढ़ते हैं, जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, आदर्श वाचन के बाद में हम बच्चों को अनुकरण वाचन करने के लिए कहते हैं। तो भाषा अनुकरणात्मक भी है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार भी है, भाषा अभ्यास गम्य भी है, लेकिन भाषा एक कौशल से संबंधित कक्ष नहीं है, क्योंकि भाषा ज्ञान गम्य है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। पहले हमने अपठित पद्यांश पढ़ा था। देखो, इस अपठित गद्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। पहले हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा को जीवन में सर्वाधिक महत्व देते थे।
सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन द्वारा उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। गांधी जी सब मनुष्यों को समान मानते थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभावों को वे मानवता का कलंक मानते थे। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते थे। वे वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज में विश्वास रखते थे। सामाजिक न्याय, शारीरिक श्रम को वो बहुत महत्व देते थे। गांधी जी प्रजातांत्रिक राज्यों को कल्याणकारी मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष स्थान होना चाहिए। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा और अपरिग्रह, निस्वार्थ सेवा को मानवता के लिए सच्ची मानते थे। उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण प्रमुख था। उनकी मान्यता थी कि किसी राष्ट्र का समुचित उद्यान अपने परिवार, जाति, गांव, प्रदेश तथा देश की समस्याओं के सुधार से हो सकता है। स्वयं को सुधारो, सारा विश्व सुधरेगा, उनका कहना यही था। तो ये देखो गांधी जी ने कितने, गांधी जी के विचार बहुत अच्छे और उच्च विचार थे। तो अपन इनकी 26 से लेकर 30 तक जो प्रश्न है इनको करेंगे। पहला प्रश्न है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है। ये देखो महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनके कुछ 5 तत्व थे। उनमें से सत्य, त्याग, अहिंसा, उनमें से अपरिग्रह एक शब्द था। उसमें उन्होंने बताया था कि जितनी हमारे शरीर को जरूरत है, जितनी हमें एक समय के भोजन के लिए जरूरत है, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए। हमें उतना ही पैसा काम में लेना चाहिए जितना हमें उसकी आवश्यकता है। यानी हम आवश्यकता से अधिक, सुबह हमको जितनी चीज चाहिए उतनी लेनी चाहिए, शाम के लिए हमें को पैसा नहीं जोड़ना चाहिए। तो शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि को न लेना अपरिग्रह को व्यक्त करता है। अपरिचित, प्रजातांत्रिक और अपरिपक्व, इन तीनों के तो बिल्कुल ही अलग अर्थ निकलते हैं। तो अपरिग्रह का मतलब होता है शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा और अन्न आदि का न लेना। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? देखो सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। मैं देखती हूँ अगर लिख के बताया गया तो मैं आपको अभी लिख के बताती हूँ। ये दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, जिन स्वरों में संधि आ प्लस आ, एक सेकंड में ट्राई करके देखती हूँ, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ शिरोरेखा। हाँ देखो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, जिन स्वरों में शब्दी, जिन स्वरों में संधि आ प्लस आ इक्वल टू आ होता है वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो सत्याग्रह में जो संधि है वो सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य प्लस आग्रह। तो सत्य में, सत्य के बाद में जो आग्रह है तो ये में ए है, ये में ए है, प्लस आग्रह में आ है, तो ए प्लस आ मिलकर के क्या बना? आ। तो ये दीर्घ स्वर संधि है, यानी सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि आती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, गांधी जी अब है नहीं और गांधी जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो सामान्य सी बात है कि ये भूतकाल की बात है। लेकिन कौन सा भूतकाल है? ये सामान्य भूतकाल है। सबको पता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। आसन्न भूतकाल कब होता? आसन्न भूतकाल जब होता जबकि अभी अभी हम कोई काम करके चुके हैं कि अभी अभी गांधी जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तो वहां आसन्न भूतकाल आता। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों का मुकाबला बहुत समय पहले किया था, तो ये सामान्य भूतकाल है। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान यानी शायद अभी ये काम हो सकता है, वो संभाव्य वर्तमान होता है। और सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल वो होगा कि मैं अगले साल 9वीं कक्षा में पढ़ूंगा, मैं अगले साल 9वीं कक्षा में पढ़ूंगा, ये सामान्य भविष्यकाल होगा। लेकिन अंग्रेजों का मुकाबला किया में सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धर्म। धर्म में रेफ की मात्रा लगी हुई है। आप देखो एक रेफ से संबंधित पिछली बार भी एक प्रश्न आया था। धर्म, धर्म पुल्लिंग है, संप्रदाय पुल्लिंग है, रंग पुल्लिंग है, लेकिन जाति स्त्रीलिंग शब्द को डिफाइन करता है। अगला है अ उपसर्ग है। अब आप देखो अ उपसर्ग किस में है? आचरण में, अंतरराष्ट्रीय में, अहिंसा में या अनुसार में। अब आप इसको अच्छे से देखो। आचरण अहिंसा में अ उपसर्ग है, आ प्लस हिंसा, आ प्लस हिंसा, यानी उपसर्ग प्लस मूल शब्द। हिंसा है जो मूल शब्द है और आ उपसर्ग है। आचरण में देखो, आचरण में आ है जो उपसर्ग है और चरण इसका मूल शब्द है आचरण। अंतरराष्ट्रीय में देखो, अंतर उसका उपसर्ग है और राष्ट्रीय उसका मूल शब्द है। अगले वाला नीचे अनुसार में देखो, आ उसका सॉरी अन उसका उपसर्ग है और उसार उसका मूल शब्द है। तो इस तरह हमारा ये आज का पेपर जो 2015 का था, भाषा द्वितीय हिंदी का, सॉरी 2017 का पेपर है और भाषा हिंदी द्वितीय का था, ये मैं आज आपको पूरा अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आपको कुछ भी समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद। In next session, we'll be doing environmental studies paper. Stay tuned.